बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश है कि स्वॉट एनालिसिस के ऊपर बात की जाए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट्स स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए जो 4 लेटर्स हैं स्वॉट के, ये है क्या। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेसेस, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट्स। इन 4 चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। बेसिकली हम इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको इवैल्यूएशन करते हैं इन चारों चीज़ों की, और आगे जाके फिर बताऊंगा कि इसकी मदद से हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान कैसे करते हैं। ओके, स्वॉट एनालिसिस की पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। स्वॉट एनालिसिस ये एक टेक्निक है, एक टूल है जो हमें स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हेल्प करती है। ओके, स्वॉट एनालिसिस इज़ अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल एंड यूजफुल टेक्निक for understanding strengths and weaknesses, opportunities and threats। किस लिए? related to the organizational competencies। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की competencies है उससे रिलेटेड ये चारों चीज़ें बात हो रही हैं। ओके, और प्रोजेक्ट प्लानिंग या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से ज़ाहिर है कि हम जब किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी बेस पर हमने स्वॉट एनालिसिस करने के बाद हमने बेसिकली स्ट्रेटजिक प्लानिंग करनी है। स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी है और उसी की बेस पे हमने डिसीजंस करने हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस गलत हो गया तो डेफिनेटली हमारी जो है स्ट्रेटजी प्लानिंग भी गलत हो जाएगी, हमारे डिसीजन भी रॉन्ग होंगे, और जब इसकी बेस पे आगे जाके हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आउटकम्स नहीं आएंगे जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत ज़रूरी है कि हम स्वॉट एनालिसिस को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करें, इन्वेस्टिगेट करें, रैशनल प्रैक्टिकल होकर फिर हम अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, तो इसकी बेस पे जो रिजल्ट्स और आउटकम्स हैं वो आएंगी जो आप डिज़ायर कर रहे होंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन कि स्वॉट एनालिसिस कैसे होता है। ओके डियर, इट्स रिटन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो स्ट्रेंथ हैं एंड वीकनेसेस हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कंपनी की बात करूं, पर्सन की बात करूं, तो उसकी इंटरनली स्ट्रेंथ या वीकनेसेस उसके इंटरनल फैक्टर हैं, और ये लास्ट पे लिखा हुआ कंट्रोलेबल हैं। ये इंसान के अपने कंट्रोल में होते हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। वो चाहें तो अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो वो मिनिमाइज ही रहेंगी। वो चाहें तो अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और अगर वो इस पे काम नहीं करेंगे तो वीकनेसेस बढ़ जाएंगी। ये कंट्रोल में फैक्टर है, याद रखना। ये समझ लें, ये तदबीर है, ये तदबीर है। ये अल्लाह ने हमें इसका इख्तियार दिया हुआ है कि हम कर सकते हैं। मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी सारी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज कर सकता हूँ। कैसे? चैलेंज कबूल कर कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए, कॉन्कर द लिमिट्स के ज़रिए से, अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए से, अपनी लर्निंग को एनहेंस करके मैं जो मेरे वीक एरियाज़ हैं उनको मैं अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपने इंटरनल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और ये कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के और पर्सन के कंट्रोल में नहीं होते, ये एक्सटर्नल होते हैं। इनका ताल्लुक मार्केट के साथ है, इनका ताल्लुक कंपटीटर्स के साथ है, इनका ताल्लुक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ है, इनका ताल्लुक चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ है, चेंजिंग वैल्यूज़ के साथ है, चेंजिंग फैशन के साथ है, टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ है। हर जो चीज़ वर्ल्ड में चेंज हो रही है जिसका ताल्लुक मेरी ज़ात से बाहर है, या मेरी कंपनी से बाहर है, या आपके और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, वो एक्सटर्नल है। जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं वो इंटरनल हैं। इनका आपस में लिंक क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, अगर ये मैक्सिमाइज की, कैसे मैक्सिमाइज होंगे स्ट्रेंथ? अपनी टीम की ट्रेनिंग करें, उनको रिस्पेक्ट देकर, अपना बनाकर, उनको अफेक्शन के ज़रिए, प्रोटेक्शन के ज़रिए उनको डायरेक्शन स्टेज पर ले आएँ। सारी टीम एक पेज पर हो, पीपल मोटिवेशन के साथ खड़ी हो, उन्हें पता हो कि हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनको पता हो कि प्रमोशन विद इन सिस्टम है, हमने 2 साल अच्छा काम किया, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं हेड ऑफिस का पार्ट बन जाऊंगी, मैं कंट्री हेड बन जाऊंगी, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी। तो ये सब चीज़ें जब ये टीम के ऊपर जब काम होता है, टीम की मोटिवेशन स्ट्रेंथ बन जाती है, टीम की यूनिटी स्ट्रेंथ बन जाती है, टीम की ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर इसे वाइस वर्सा कर लें
कि टीम की ट्रेनिंग नहीं है, टीम यूनाइटेड नहीं है, टीम एक पेज पे नहीं है, टीम सेटिस्फाइड नहीं है, वो इनके टोटली डिससेटिस्फाइड है विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, डिवाइडेड है, अच्छा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेसेस बन जाएंगी। इसलिए जो चीज़ है, जो तदबीर के दर्जे में चीज़ होती है, वो ये होती है कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करना होता है और वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करना होता है। ओके, स्ट्रेंथ को हमने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए पूरी टीम को एक पेज पर लिया, उन्हें अपना बनाया, उन्हें रिस्पेक्ट दी और उनको ट्रेनिंग के लिए तैयार किया, उनको ज़्यादा डेवलप किया, उनको इन्वेस्टमेंट की, उनको फ्रिंज बेनिफिट बढ़ा दिए उनके ज़रिए। क्योंकि जब जो टीम डेवलप होती है, बेसिकली इसका मतलब है कि वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है, वो आगे बढ़ रही है। ये मुमकिन नहीं है कि टीम तरक्की कर रही हो, टीम मोर स्किल्ड हो रही हो, मोर डेवलप हो रही हो और वो इदारा, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे ना बढ़ रही हो, ये मुमकिन नहीं है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है वीकनेसेस। जब स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज हो रही होती है तो वीकनेसेस मिनिमाइज हो रही होती हैं। हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वीकनेसेस को चैलेंज करना चाहिए, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ। ये वो फार्मूला है जो कि अल्लाह ने हमें भी तदबीर के दर्जे में हर इंसान को इस बात पे इख्तियार दिया हुआ है कि हम अपने ऊपर हम काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, हम अपनी वीकनेस मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मेरी वीकनेस है। जब हम वीकनेस मानते नहीं, हम एडमिट नहीं करते, तो हम उससे फिर वीकनेस को दूर कैसे करेंगे? इसका रिलेशनशिप क्या है कि जब आपने अपने कंट्रोलेबल फैक्टर, मीन टू से कि आप अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया, तो आपकी वीकनेसेस डाउन जाएंगी। याद रखना, इन दोनों का आपस में ये ताल्लुक है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हैं, या इदारा अपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वीकनेसेस डाउन जाती हैं। नंबर 2, अब आ जाए एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जो कि वहाँ पे एरो साइन में लिखा हुआ है कि ये अनकंट्रोलेबल है, ये इदारे के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं होते, ये कंट्रोलेबल नहीं होते। जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो याद रखना, अपॉर्चुनिटीज़ का और इसका ताल्लुक ये है, जब स्ट्रेंथ बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंसान अपने लिए जब उसे ग्रैब करता है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है, स्नैच कर लेता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है, उस मौके से फ़ायदा उठा जाता है। ठीक है, दूसरे यहाँ पे जो प्रॉपर वर्ड है, एक्सप्लॉइट कर लेता है वो उस अपॉर्चुनिटी को। मेन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद वो उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेता है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपकी वीकनेस ज़्यादा है तो अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थ्रेट बन के आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थ्रेट बन कर आएंगी। इसको ये मिसाल देता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ई लर्निंग आ रही है, एजुकेशन के अंदर भी आ रही है। अगर जो लोग टेक्नोलॉजी के यूज़ को नहीं लेकर आएंगे, वो लोग आफ्टर फ्यू ईयर्स आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर चेंजिंग तेज़ी से आ रही है। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रही है। अब टेक्नोलॉजी के बगैर बच्चा आगे नहीं चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। अब ये बहुत से लोग इस चीज़ को, कुछ जो बड़े सिस्टम हैं उसको अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, जो छोटे सिस्टम है उनके लिए थ्रेट है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बड़े सिस्टम के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, स्किल टीम है, यूनाइटेड टीम है, उनके पास ऑलरेडी सेटअप लगे हुए हैं, उनके लिए इन चीज़ों को ग्रैब करना, अपनी टीम की इस पर ट्रेनिंग करवाना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, छोटे से इदारों के लिए ये थ्रेट बन रही है। इसी तरीके से मैं और बहुत सारी मिसाल देता हूँ। हम क्लासरूम में बैठते हैं, हम ट्रेनिंग के दौरान बात करते हैं, जब किसी से हम कोई सवाल कहते हैं कि यार कौन आके इस पे डेमो देगा, तो वो बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत से लोगों के लिए थ्रेट होती है। बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों होती है? जिन लोगों ने अपने इंटरनल फैक्टर के ऊपर काम किया होता है, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया होता है। मीन टू से, जिन लोगों ने
अपनी अपनी ट्रेनिंग पहले से, तैयारी पहले से की होती है, वो स्ट्रेंथ के साथ खड़े होते हैं। वो कहते हैं आज तो हमें सर के सामने बात करने का मौका मिल गया, आज तो हम ज़्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे, आज हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। और जिन्होंने तैयारी नहीं की होती, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज नहीं किया होता, उनके लिए वो थ्रेट बन जाता है। मैं एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ आपको। मैं क्रिकेट में देखता हूँ कि बहुत से वो फील्डर जो कि अच्छे फील्डर नहीं हैं, वो पूरे मैच के दौरान ये दुआ मांगते हैं कि हमारे पास बॉल ना आ जाए, कोई डिफ़िकल्ट कैच ना आ जाए, आसान कैच भी ना आ जाए। और जो अच्छे फील्डर हैं वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैच के लिए ट्राई करते हैं। वो इसीलिए ऐसे अनएक्सपेक्टेड यानी कि वो कैच पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की होती है, इंटरनली अपने आप को स्ट्रेंथन किया होता है, उन्होंने उसके प्रैक्टिस के जरिए अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज किया होता है, तो वो अच्छी फील्डिंग और अच्छे कैचेज लेने की पोजीशन में होते हैं। जो वीक होते हैं वो चैलेंज को वो नहीं करते। हम रूटीन में देखते हैं बहुत सी कंपनीज के अंदर कोई उनको रोटेशन की पॉलिसी आ जाती है, कोई चेंज आ जाता है, वो चेंज के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो रोटेशन के लिए रेडी नहीं होते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो चेंज को कबूल इसलिए नहीं करते कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम नहीं होती, बल्कि वीकनेसेस ज़्यादा होती हैं। जबकि रोटेशन पॉलिसी के ज़रिए से इंसान ज़्यादा सीखता है। रोटेशन पॉलिसी के ज़रिए इंसान ज़्यादा सीखता है। एक काम दूसरा काम, एक कैंपस दूसरा कैंपस, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच, एक शहर दूसरा सिटी, तीसरा सिटी, चौथा सिटी। जब अब 10 शहरों में इंसान काम करके कंट्री हेड बनता है तो उसे पता होता है कि सिंध के लोग कैसे सोचते हैं, KPK के लोग कैसे सोचते हैं, पंजाब का कल्चर क्या है और बलूचिस्तान का कल्चर क्या है। फिर वो उसे पता होता है कि वहाँ के डिसीजन मैंने कैसे करने हैं। ओके, अब ये हम इसे मैं वाइंड अप करना चाहूँगा कि हेल्पफुल लिखा हुआ है, उधर हार्मफुल लिखा हुआ है। जब स्ट्रेंथ मैक्सिमम होंगी, हम अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हम अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में होंगे, उनसे ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज करने की पोजीशन में होंगे, बेनिफिट उठाने की पोजीशन में होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। जब हमारी वीकनेसेस जो हैं वो हमारी वीकनेसेस की वजह से हमारे थ्रेट जो हैं हम वो बढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो फिर हमारे लिए हार्मफुल होंगे। जी कि ये स्वॉट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस को करना कब चाहिए? वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे? मैंने तो बेटा बेसिकली ये तो एडवांस में होता है, और एडवांस में जब मैनेजमेंट के 6 स्टेजेस में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पर हो रहा होता है। देखिए, ये वैसे तो रूटीन में ईयरली बेसिस पे कर लिया जाता है, फिर से कुछ लोग सेमी एनुअल भी करते हैं, कुछ लोग इसे क्वार्टरली बेस पे भी ले जाते हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पे ले जाते हैं। अगर टारगेट्स आपके डिज़ायर गोल मीट हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, फिर तो स्वॉट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो नहीं मिल रहे तो फिर स्वॉट एनालिसिस किसी भी टाइम हो सकता है। वो वीकली बेसिस भी हो सकता है, वो मंथली बेसिस भी हो सकता है, वो क्वार्टरली बेस पे हो सकता है। जब इदारा या कोई भी कंपनी अपने डिज़ायर गोल को, टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही, तो स्वॉट एनालिसिस को अप्लाई किया जाता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की, क्या हमने स्ट्रेंथ को समझने में मिस्टेक की है, क्या हमने थ्रेट को समझने में मिस्टेक की है, क्या हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझने में मिस्टेक की है। एक बात याद रखिएगा, स्वॉट एनालिसिस करते हुए इंटरनल तमाम रिसोर्सेज को जानना, लिस्ट आउट करना। इंटरनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं। नंबर 3, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आपने लिस्ट आउट करनी है। ये है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, और जो पब्लिक का डाटा है वो डाटा आपके पास कंप्लीट हो। आपको पता हो कि जो पीपल बिहेवियर है वो कैसा है, पीपल व्हाट दे वांट्स, व्हाट दे नीड, उनकी नीड और वांट्स के बारे में हम क्लियर हों, तो अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी जो है स्वॉट एनालिसिस के बाद जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्यूरेट डेटा नहीं है, हमारे पास अपनी इंटरनल रिसोर्सेज कंप्लीट लिस्ट आउट नहीं है, तो हम स्वॉट एनालिसिस को हम रॉन्गली कर बैठेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग रॉन्ग हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे डिसीजन रॉन्ग होंगे, और उसकी वजह से हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे जो हम चाह रहे होंगे। इसको पॉजिटिव कर लें, वाइस वर्सा कर लें। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है,
इंटरनल रिसोर्सेज जो है हमने प्रॉपर्ली डिज़ाइन किए हैं, उसके बाद हमने स्वॉट एनालिसिस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद फिर हमने स्ट्रेटजी प्लानिंग जो की है वो प्रॉपर की है, उसे 5Ws 1H को हमने प्रॉपर्ली उसमें सेट किया है। फिर उसके ऊपर जो डिसीजंस हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आती है, फिर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हर चीज़ एक्यूरेट जा रही होती है और हम देखते हैं कि फिर रिजल्ट भी वो आते हैं जो कोई कंपनी और इदारा या पर्सन डिज़ायर कर रहा होता है।